ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च में। ठीक है, यानी हम आज देखेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों ज़रूरी है, उसकी सोर्सेज क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। ठीक है, और बेसिकली हम रिसर्च की टू मेजर टाइप्स को देखेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया बेसिक में। ओके, सब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नैन्सी की जो है वो बुक है, जहाँ से हम अपना यूनिट 1 जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हमारे पास जैसे जैसे वर्ल्ड में रिसर्च एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे नर्सिंग रिसर्च का जो वर्ल्ड है वो भी बहुत फैलता जा रहा है। ठीक है, हम लर्निंग में, लैंग्वेज में, हर हवाले से हम जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। जैसे बाकी सब प्रोफेशन में, बाकी सब सब्जेक्ट में हमारे पास रिसर्च होती है, इसी तरह नर्सिंग में भी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमारी प्रैक्टिस को गाइड कर सके, हमें ये गाइड कर सके कि हमने जो कोई भी इशू है उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमारे पास अ, जो रिसर्च है वो क्या इनकरेज करती है हमें। ठीक है, रिसर्च हमें गाइड करती है, हमें इनकरेज करती है कि हम अंडरस्टैंड कर सके किसी भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद ये कि हमें ये पता चले कि कौन सी इंटरवेंशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हमें ये पता लगे कि हम हमारी जो इंटरवेंशन जो हम अभी करंटली काम करें, क्या वो एविडेंस बेस्ड है या नहीं है। ठीक है, और लास्ट में ये कि हाउ कैन जो रिसर्च है वो हमारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को मजीद प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च करने के लिए हमारे क्या मोटिव होते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमें पता लग सके कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हमारी जो भी इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, हम जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उनमें कौन सी बेहतर है, और क्या हमारी इंटरवेंशन एविडेंस बेस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था, जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो रिसर्च वर्ल्ड जो है वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, और नर्सिंग रिसर्च भी इसीलिए करना हमारे पास बहुत जरूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे रिसर्च की डेफिनेशन है। जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिसर्च को डिफाइन करेंगे, बेसिकली रिसर्च क्या है। ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली हमारे पास री और सर्च से निकला है। ठीक है, दैट मीन टू सर्च अगेन, यानी रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो मैटर है या कोई भी जो इश्यू है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको अगेन सर्च करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, कोई न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट करते हैं। तो रिसर्च वर्ड से तो बेसिकली ये मतलब निकलता है कि किसी चीज को दोबारा सर्च करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करते हैं, ताकि हम जो मॉडर्न फ्यूचर है उसको मीट कर सकें, और हम जो है वो बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ या ये जो पूरा नर्सिंग रिसर्च के अंदर लिखा है, उसमें बेसिकली उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास नर्सिंग रिसर्च जो है वो उसमें हम अपने प्रोफेशन से रेलिवेंट जो है वो सारी नॉलेज को गैदर करते हैं। ठीक है, हम जो है वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिफाइन करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, प्रोमोट कर सके क्वालिटी आउटकम को। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है कि हम रिसर्च करते क्यों हैं, ताकि हम डेवलप कर सके, रिफाइन कर सके नॉलेज को, और हम इम्प्रूव कर सके क्लिनिकल प्रैक्टिस को, और प्रमोट कर सके क्वालिटी आउटकम। उसके बाद हमारे पास है कि हम जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, और लास्ट जो वाला जो पैराग्राफ है उसमें हमारे पास है कि हम क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज ला सकें। इसके अलावा ये कि हम एक तो क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास पहले ये होता है ना कि हमारे पास जो मेथड स्टार्टिंग में आता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। लाइक ये कि सबसे पहले जब एक्सरे स्टार्टिंग में आया तो बहुत एक्सपेंसिव था, फिर उसके बाद एक्सरे की थोड़ी एवोल्यूशन हो गई, हमारे पास सीटी आ गया, हमारे पास फिर एमआरआई आ गया, फिर हमारे पास स्पेक्ट आ गया, मतलब डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्कैन आए। विद टाइम बिंग हमने कोशिश की कि हम बेहतर से बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो मैयर्स ला सकें। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये रिसर्च के जरिए पॉसिबल होता है कि हम बेहतर से बेहतर जो है वो नॉलेज को सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये तो सारा हो गया हमारे पास रिसर्च का इंट्रोडक्शन, और ये हमें पता लगा कि नर्सिंग में रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने प्रोफेशन में जो है वो आगे एडवांस कर सकें।
अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा हुआ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है। सो बेसिकली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि किसी रिसर्च पे बेस हो, ठीक है। हम जो करंट रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। द बेस्ट एविडेंस बेस्ड द बेस्ट research evidence is empirical knowledge generated through the synthesis of quality study finding to address the practice problem, ठीक है। यानी हमारे पास जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ना वो बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक हमारे पास बेस्ट रिसर्च एविडेंस का, ठीक है, एक क्लिनिकल एक्सपर्टीज का, और एक हमारे पास जो है वो पेशेंट सर्कमस्टांसेस एंड वैल्यूज का। यानी ये तीनों चीजें मिलके, यानी इन तीनों चीजों को जब हम माइंड में रखते हैं तो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बिल्ड होती है, ठीक है। अब उस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में बेस्ट रिसर्च एविडेंस क्या होता है, तो उस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमारे पास बेस्ट रिसर्च एविडेंस होता है कि हमारे पास जो करंट रिसर्च अवेलेबल है ना, या जो करंट हमारे पास क्लिनिकल जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वो बेस्ट रिसर्च एविडेंस है। उसके बाद आता है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। क्लिनिकल एक्सपर्टीज बेसिकली क्या होती है, वहाँ पर नॉलेज और स्किल्स होती हैं जो कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को केयर प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होती है। अगर हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अप्लाई करनी है तो सिर्फ नॉलेज के साथ तो हम उसको अप्लाई नहीं ना कर सकते, हमें थोड़ी स्किल्स भी चाहिए, हमें वो काम परफॉर्म करना भी आना चाहिए। सो क्लिनिकल एक्सपर्टीज गो हैंड इन हैंड विद बेस्ट रिसर्च एविडेंस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है पेशेंट सर्कमस्टांसेस या पेशेंट नीड्स एंड वैल्यूज। अब जब भी हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है तो हम ये चीज भी जो है वो माइंड में रखनी है कि वो केयर अकॉर्डिंग टू पेशेंट हो, ठीक है। यानी पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक वो ऐसी हो कि पेशेंट जो है वो अ, उसकी कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसकी जो है वो जो भी पेशेंट के यूनिक प्रेफरेंसेस हैं, कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे जो तीन पॉइंट्स है ना हमारे पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, वो ये है कि सबसे पहले करंट बेस्ट रिसर्च हम देखें, उसके बाद हम क्लिनिकल एक्सपर्टीज हमारे पास स्किल्स हो, और लास्ट में हमारे पास क्या हो, पेशेंट नीड्स एंड वैल्यूज हमारे माइंड में हो, तभी हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्पसेस ऑफ रिसर्च फॉर इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी हम जो है वो हमारे क्या पर्पसेस होते हैं जब हम जो है वो रिसर्च को लेके चलते हैं। तो हमारे माइंड में जो है क्या पर्पस होता है रिसर्च के लिए, तो सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन। हम जब रिसर्च करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास करंट प्रॉब्लम है ना हम उसको डिफाइन कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, या हम जो भी न्यू प्रॉब्लम है उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है डिस्कवर कर सकें। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि थ्रू रिसर्च नर्सेज इस एबल होते हैं कि वो एग्जिस्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिस को डिस्क्राइब कर सके, न्यू इंफॉर्मेशन को डिस्कवर कर सके, प्रमोट कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन को, लास्टली क्लासिफाई कर सके इंफॉर्मेशन को फॉर द यूज इन डिसिप्लिन। तो डिस्क्रिप्शन का बेसिकली अगर हम आम लफ्ज में देखें तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने में क्या क्या आ जाता है, हम किसी चीज को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे कि वो कैसे एग्जिस्ट करती है हमारे सराउंडिंग में। यहाँ पे नीचे उन्होंने जो है वो हमारे पास बताया भी हुआ है कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास उन्होंने यहाँ पे दिए हैं कि हम हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर डिजीज आ गया, हमने उसकी क्या बताई, हमने उसकी इंसिडेंट्स बताई, हमने बताया कि वो डिजीज स्प्रेड कैसे होता है। अगर हम कोविड की यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैंने कोविड को डिस्क्राइब करना है तो मैं पहले बताऊंगी कि कोविड बेसिकली है क्या, उसकी इंसिडेंस कितनी है, कोविड स्प्रेड कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, मैं वो बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि जो है वो कोई पार्टिकुलर हेल्थ कंडीशन कैसे उसको अफेक्ट करती है, लाइक बच्चों को ज्यादा होता है, बूढ़ों को ज्यादा होता है, हेल्थ प्रमोशन जो है वो, या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या है, मैं कोविड से कैसे बच सकती हूँ, या कोविड कैसे फैलता है उसको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, और लास्ट में हम क्या करें कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में फिर नेशनली या इंटरनेशनली पूरी कंट्री में उस पार्टिकुलर डिजीज की जो है वो कैसे वो स्प्रेड हो रही है। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन की बात की गई ना उसमें हमने क्या करना है, हमने डिस्क्राइब करना है उसकी इंसिडेंस को, उसके स्प्रेड को, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की इंसिडेंस को, उसके एग्जिस्टिंग कंडीशंस को, इन सबको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास
एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या होता है, उसमें हम किसी भी फिनोमेना को क्लैरिफाई करते हैं। डिस्क्राइब में तो जस्ट हमने जो है वो मेजर मेजर बातें बताई ना। एक्सप्लेनेशन में हम बहुत डीप चले जाते हैं, हम ज्यादा जो है वो इंसाइट उस जो भी पार्टिकुलर इशू है उसका हासिल करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कि कोई इशू आए या आप कोई गलती करो तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या होती है, वो आपसे पूछा जाता है कि ये जो इशू सामने से नजर आ रहा है इसको अब आप एक्सप्लेन करो। आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ कि क्या एक्चुअल जो है वो डीप इंफॉर्मेशन क्या थी, इसके बिहाइंड रीजंस क्या थे। तो जब हम एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज की देते हैं तो हम क्लैरिफाई करते हैं कि फिनोमिना जो हुआ और उसकी पॉसिबल रीजन क्या है, कि वो फिनोमिना क्यों हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई इश्यू हुआ है तो आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि जो सामने चीज नजर आ रही है उसके बिहाइंड रीजंस या कॉजेस क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम रिसर्च में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। हम जो है वो उसका असेसमेंट डेटा लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा। कोई भी फॉर एग्जांपल वही अगर हम कोविड वाली एग्जांपल को ही लेके आगे चलें तो उसमें यह है कि आप सबसे पहले असेसमेंट डेटा लेते हो, सब्जेक्टिव डेटा लेते हो, ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हो। ठीक है, आप फिर उस डेटा को लिंक करते हो विद डायग्नोसिस। ठीक है, लाइक कोविड के सिम्टम क्या है, उसमें फ्लू होगा, उसमें जो है वो पेशेंट को फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है मैंने उनको लिंक किया विद डायग्नोसिस कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, इसको कोविड हो सकता है। ठीक है, फिर जो है वो पॉजिटिव रिस्क फैक्टर में देखूंगी कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है उसका रिस्क कितना है। ठीक है, मैं फिर रिलेशनशिप डिटरमिन करूंगी और लास्ट में मैं क्या करूंगी, उसके डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक वगैरह को होंगे। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की जो है वो नीचे एग्जांपल दी हुई है, मैंने आप लोगों को कोविड की एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जस्ट आप उसमें ब्रीफली डिफाइन कर रहे हो, तो एक्सप्लेनेशन में आप ज्यादा डीप चले जाते हो, आप उनके रीजंस और उनके कॉजेज और इन सारे फैक्टर्स वगैरह को भी डिस्कस कर। उसके बाद आता है प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होती है कि हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का अंदाजा करते हैं। हम कहते हैं कि गिवन सिचुएशन में किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन आम लफ्ज में हम कहते हैं ना कि पेशेंट को ही करना या बताना अबाउट किसी भी पार्टिकुलर फिनोमेना, एडवांस में ही बता देना। तो प्रिडिक्शन क्या होती है कि किसी भी फिनोमेना के होने से पहले ही आप बता दो कि ये कैसे होगा, कब होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो प्रिडिक्शन में अगर हम प्रिडिक्शन को थोड़ा डिटेल में देखें तो प्रिडिक्शन फॉर रिस्क ऑफ अ डिजीज और इंजरी, लाइक कोविड 19 जब फैल रहा था तो डब्ल्यूएचओ ने ये डिटरमिन किया कि इसके फैलने का ये एक पेंडेमिक है और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो इससे बहुत जो है वो ज्यादा डेथ हो सकती है, मैस कैजुअलिटी हो सकती है। सो फॉर दैट पर्पस लॉकडाउन वगैरह लगाए गए और उस कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये क्या थी, एक तरह से प्रिडिक्शन थी ना कि अगर हम जो है वो अभी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितने परसेंट और लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितनी पॉपुलेशन को और हो सकता है। ठीक है, सो ऑल दैट इज प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन के जरिए पॉसिबल हुआ। ठीक है, प्रिडिक्शन फॉर बिहेवियर दैट प्रमोट एंड प्रिवेंट द इलनेस और प्रिडिक्शन ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो हम प्रिडिक्शन सिर्फ डिजीज की नहीं करते, हम ये भी करते हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि जो है वो इश्यू को या डिजीज को होने से रोक सकती हैं। ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि हमने पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी नीड्स और वैल्यूज को कैसे फुलफिल करना है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और अब लास्ट में है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे चेंजेस लाओ कि उसके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग हो जाए, ये कंट्रोल होता है। ठीक है, आपके पास जैसे कोविड हमने प्रिडिक्ट किया कि ये कुछ हो सकता है, तो हमने फिर क्या किया, हमने कंट्रोल किया कोविड 19 को बाय लॉकडाउन, बाय वैक्सीनेशन, बाय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारा हमने किया, हमने कंट्रोल किया। हम चाह रहे थे कि और मजीद लोगों की डेथ ना हो, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, लोगों को बचाया जा सके। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल किया उस सिचुएशन को। अब कंट्रोल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हम कंट्रोल जब करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं इंटरवेंशन को ताकि हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं ताकि डिलीवरी ऑफ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। हम जो है वो गाइडलाइंस बनाते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, और हम उन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस की फिर इफेक्टिवनेस को टेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल इज द एबिलिटी टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, हम कोई ऐसे जो है वो इंटरवेंशन
करते हैं ताकि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, मजीद नुकसान होने से बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आईएम इंजेक्शन की इसमें एग्जाम्पल दी हुई है। ओके, उसके बाद हमारे पास है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। अब ये ना थोड़ा मतलब हमारे पास क्रैमिंग वाला पार्ट है, इसको आपको एज इट इज ही देखना पड़ेगा कि नर्सिंग रिसर्च कब डेवलप हुई, हमारे पास फर्स्ट नर्सिंग जर्नल कब आया, हमारे पास जो है वो नर्सिंग में मास्टर डिग्री कब स्टार्ट हुई, कब जो है वो न्यू यूनिवर्सिटी बनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपको क्रैमिंग का पार्ट है, तो आप उसको जो है वो एज इट इज करो। ठीक हो गया, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको इस टेबल में मेंशन्ड है। इसमें जो है वो फर्स्ट टाइम कब नर्सिंग रिसर्च का वर्ड यूज हुआ, फर्स्ट जर्नल कब आया, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने उसको यहाँ से जो है वो याद कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे जो है ना वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो है वो बात आई है, क्योंकि जब भी हम नर्सिंग में किसी जो है वो इनिशिएशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास नर्सिंग मॉडर्न जो नर्सिंग की बेस है ना वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रखी थी। ठीक हो गया, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है जब उसने बेस रखी तो वही डेफिनेटली फाउंडर होगी। तो यहाँ पे अब हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को थोड़ा सा जो है वो देखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है वो नर्सिंग के लिए क्या काम किया। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ना यहाँ पे जो है वो फर्स्ट थ्योरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, कि उसने अपनी जो है वो इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसने कहा था कि अगर हम पेशेंट की इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें तो हम पेशेंट को की जो है वो रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर, उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर पेशेंट की हाइजीन इंप्रूव करें, पेशेंट की वेंटिलेशन इंप्रूव करें, हम इन्वायरमेंट में क्लीनलीनेस करें, वाटर प्योर उसको प्रोवाइड करें, तो पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नर्सिंग की डेफिनेशन भी यही है कि द आर्ट ऑफ यूजिंग द पेशेंट इन्वायरमेंट टू प्रोमोट या टू हील द पेशेंट, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नर्सिंग की डेफिनेशन है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो फर्स्ट पर्सन थी जिसने नर्सिंग रिसर्च का जो है वो यूज किया। फिर उसने क्या किया, क्रीमियन वॉर का जब टाइम था तो उसने पेशेंट डेटा कलेक्ट किया, फिर उन डेटा को उसने चार्ट्स एंड ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की। सो ऑल दैट रिसर्च जो है वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो ये क्या है, फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हमारी नर्सिंग रिसर्च की भी फाउंडर है। ठीक है, सारी जो हिस्ट्री है ना उनको यहाँ पे उन्हीं बातों को यहाँ पे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक ऊपर तो टेबल में बताया हुआ है ना कि 1990 में ये हुआ, 2000 में ये हुआ, तो अब उनको 10-10 सालों के गैप्स को जो है वो उन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा है। सो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपके पास सारा हिस्ट्री का पार्ट है ना वो आपके पास क्रैमिंग वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो आपको जो है वो उसको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। अब एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग रिसर्च या सोर्सेज ऑफ नॉलेज की आप इस पे हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, कि हम नर्सिंग में जो है वो नॉलेज को कहाँ से गेन करते हैं, हमारे पास नर्सिंग के लिए नॉलेज जो है वो कहाँ से आता है। तो किसी भी रिसर्च को या नॉलेज गेन करने के हमारे पास कुछ जो है वो मेथड्स होते हैं या कुछ सोर्सेज होती हैं या कुछ रास्ते होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन सम हाउ हमारे हमें हेल्प आउट करते हैं रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो बात जो है वो ट्रू है या नहीं है, बट ये होता है कि सम हाउ हमारे पास एक जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ नॉलेज आ जाती है। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी रिसर्चेज होती हैं जो कि हमारे पास ट्रेडिशन पे बेस्ड कर रही होती है। या फिर अगर मैं जर्नल हमारे टर्म्स में बात करूं कि हमारे पास नॉलेज कहाँ से आती है, हमें हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स, हमारी फैकल्टी, हमारे सुपरवाइजर्स ये सब हमें सिखाते हैं ना। तो फॉर द सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो है वो हमारे पास क्या कौन होता है, हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज वो ट्रेडिशंस या वो रिवायात जो हमारी हेल्थ केयर में चलती आ रही होती हैं। लाइक इंजेक्शन कैसे लगाना है या आईएम इंजेक्शन हमारे यहाँ पे कैसे लगाया जाता है, ऑल दो रिसर्च के साथ हमारे पास थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं टेक्निक में, बट समहाउ ट्रेडिशन भी हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि किसी काम को कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद है अथॉरिटी। ठीक है, एंड अथॉरिटी इज अ पर्सन विद एक्सपर्टीज एंड पावर हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी ये कि हमें नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, यहाँ तो हमें ट्रेडिशन से मिल सकती है या फिर कोई एक्सपर्ट पर्सन हो जो कि आके हमें सिखाए। ठीक है, तो अथॉरिटी कोई भी ऐसा एक्सपर्ट पर्सन है जो कि किसी पार्टिकुलर फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, उसने आके हमें कोई पार्टिकुलर चीज सिखा दी या उसने हमें आके कोई पार्टिकुलर नॉलेज दे दी। तो हम नॉलेज कहाँ कहाँ से एक्वायर करते हैं,
सबसे पहले ट्रेडिशन से एक्वायर करते हैं, दूसरा कोई अथॉरिटी फिगर, कोई एक्सपर्ट पर्सन हमें आके उसके बारे में नॉलेज दे सकता है। उसके बाद होता है बोरविंग। बोरविंग बेसिकली क्या है, हमने उधार ले ली। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग बेसिकली साइकोलॉजी की एक सब ब्रांच है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इंफॉर्मेशन वहां से बोरो की। हमने जो है वो नर्सिंग में जो भी सब कुछ अप्लाई करना था वो हमने कैसे किया, हमने बाय द यूज ऑफ साइकोलॉजी जो है वो अप्लाई किया। उसके बाद है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हमारे पास किसी पार्टिकुलर जो है वो फील्ड के बारे में इतना खास नॉलेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमारी इतनी जो है वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कहाँ से हासिल की, हमने उस पे जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई किया। हमने कोई जहन में कोई इंटरवेंशन लाए, वो अप्लाई की और फिर देखा कि क्या उसका पॉजिटिव आउटकम आ रहा है या नेगेटिव आउटकम आ रहा है, ठीक है। सो ट्रायल एंड एरर बेसिकली क्या है कि कोई आप अननोन आउटकम है, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो आप उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करो, उस पर टेस्ट करो और देखो कि क्या ये पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मजे की एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि आपने कुछ कुक करना है, ठीक है, और आपकी मदर जो है वो घर नहीं है। तो आप क्या करते हो, अपने दिमाग से थोड़ा इस्तेमाल करते हो कि इसको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं। आप जो है वो कभी नमक ज्यादा डाल देते हो, कभी मिर्चें ज्यादा डाल देते हो, बट एट दी एंड आपको ये पता चल जाता है आपकी क्या मिस्टेक थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओगे तो आप उसको उसमें वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर। आपने कोई जो है वो अप्लाई की इंटरवेंशन और फिर आपने देखा कि क्या उसने पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस किया या नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस किया। जो पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस करेगी चीज, हम उसको बार बार रिपीट कर लेंगे, और जो नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस करेगी हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बट हमारे पास ना, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है, हम में नहीं पता कि क्या बहुत एडवर्स आउटकम भी आ सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड को कम यूज करें हेल्थ केयर में, ठीक है। लाइक अगर मैं किसी पेशेंट पे कोई चीज टेस्ट करती हूँ तो वो अच्छी चीज तो नहीं है ना, पेशेंट को जो है वो हार्म भी हो सकता है उससे। तो ट्रायल एंड एरर भी ऑल्दो नॉलेज गेन करने का एक तरीका है, बट ये इतना जो है वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है पर्सनल एक्सपीरियंस। अब वही बात कि मैंने एक काम जो है वो किया या एक काम मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की। सो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो जो मेरे पास पहले की नॉलेज थी उसकी बेस पे मैंने फिर उसको अप्लाई किया। देन आता है हमारे पास रोल मॉडलिंग, ठीक है। रोल मॉडलिंग में क्या होता है, अब हमारे पास नॉलेज हासिल करने का क्या तरीका होता है, हम अपने ट्रेडिशन वगैरह से सुपीरियर टीचर सुपरवाइजर वगैरह को देखते हैं। रोल मॉडलिंग भी एक ऐसा तरीका है कि हम उनको ना आइडियलाइज कर देते हैं। हम देखते हैं कि कोई बहुत एक्सपर्ट नर्स है, हमारे कोई बहुत ही अच्छे टीचर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें आइडियलाइज करते हैं। वो जैसे कोई काम करने की कोशिश करते हैं, हम भी वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं। सो ये क्या है, ये रोल मॉडलिंग है। हम किसी पर्सन को, किसी एक्सपर्ट पर्सन को जो है वो अपना आइडियल बना रहे हैं, और उसको ऑब्जर्व करके हम जो है वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। रोल मॉडल हमारे कोई भी टीचर हो सकते हैं, कोई एक्सपर्ट क्लिनिशियन, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है, जिसका हमें लगता है कि वो बहुत ही एक्सपर्ट है, तो हम उससे जो है वो नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन। अब जहाँ पे समझ लो आपकी जो है वो कोई भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काम नहीं ना कर रही होती, वहां पे जाके जो है वो आप इंस्टीट्यूशन की तरफ चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशन कहते हैं गट फीलिंग को, यानी मुझे ऐसा लगा, या सिक्स सेंस भी इसको कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मुझे लगता है ये करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं ना किसी फील्ड में, तो जब आपके पास बहुत ज्यादा न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपका सिक्स सेंस या आपका जो पास्ट बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, वो आपको इंटरनली एनकरेज करता है कि इस चीज का ये सोल्यूशन होगा। हमारे अनकॉन्शियस में उसके सोल्यूशन बिल्ड हो रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, यानी जिसकी हमारे पास कोई लॉजिकली एक्सप्लेनेशन नहीं होती, हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हमें अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि यस यही राइट पाथ है। तो ये क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। इसको आप इंसाइट भी कह सकते हो। उसके बाद है आपके पास रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग भी आपके पास क्या है, आप क्या करते हो, किसी चीज को लॉजिकली जो है वो
लेके चलती हो। आप रिसर्च एविडेंस को, पास्ट रिसर्चेस को, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए रीजनिंग करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो और कोशिश करते हो कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये भी रीजनिंग भी क्या होता है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, नॉलेज एक्वायर करने का एक मेथड है। ओके, इसके बाद आगे ना हमारे पास है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च और उनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल नर्सिंग रिसर्च का ओवरव्यू किया कि नर्सिंग रिसर्च जो है वो क्या, रिसर्च बेसिकली क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, हम जो है नर्सिंग रिसर्च कर क्यों रहे हैं, फिर उसकी हिस्ट्री हमने सारी देखी, हमने देखा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है और हम नर्सिंग में नॉलेज कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम कैरी ऑन करेंगे ना, तो हम यहाँ से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च और हमारे पास कौन सा हायर लेवल ऑफ रिसर्च है, कौन सा लोअर लेवल है, उसको करके हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।